नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी संजय रतिया। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास और राजस्थान के इतिहास में हमने मेवाड़ के इतिहास में कल की क्लास में महाराणा कुंभा तक पढ़ लिया था। आज कुंभा से आगे पढ़ेंगे। क्लास प्रारंभ करने से पहले एक अच्छा सा मोटिवेशन कोट हो जाए, जिससे हमारे अंदर जागरूकता उत्पन्न हो, पढ़ने रुचि बने हमें पढ़ने की और हम पढ़ें ताकि हमें सफलता मिले, मंजिल मिले। तो कोट इस प्रकार है, मैं बेचैन सा रहता हूँ वो राहत जैसी लगती है। मैं बेचैन सा रहता हूँ वो राहत जैसी लगती है। मैं ख्वाबों में खोया रहता हूँ। मैं ख्वाबों में खोया रहता हूँ। वो भीतर मेरे जगती है। वो भीतर मेरे जगती है। जगने वाली जो है मन के अंदर भीतर, वो यही है कि हमें हमारा लक्ष्य प्राप्त हो, मंजिल प्राप्त हो, ये हमारे भीतर जगता रहता है, जिसे करने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत पे मेहनत करने से ही मंजिल हासिल होती है। कड़ी पे कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है और मेहनत पे मेहनत करते जाओ तो तकदीर बन जाती है। हमें तकदीर बनानी है। जो भीतर ज्वाला धधक रही है मंजिल की, उस ज्वाला को और धधकाना है ताकि हम सफलता हासिल कर सके। तो प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। महाराणा रायमल, इनका जो शासन काल था वो 1473 से 1509 तक था। अब फिर बात आ गई दिमाग में कि सर हमने कुंभा जो पढ़ा था वो 1468 तक ही पढ़ा था। इसके बाद के जो 5 साल बचे हैं 1473 तक के, वो 5 साल फिर राज किसने किया, वो 5 साल ही देख लेते हैं। कुंभा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब कुंभा अंतिम अवस्था में बुजुर्ग हो जाता है, थोड़ा बीमार रहने लगता है, मर था नहीं और उदा राज करना चाहता है। उदा है कुंभा का पुत्र। उदा ये चाहता है कि अगर पिताजी मर जाए, खत्म हो जाए, तो अपन राज करेंगे, राज अपना होगा, अपन राजा बन जाएंगे। उधर कुंभा मर नहीं रहा है, बढ़िया आराम से भगवान शिव को याद करता है, माला जप करता रहता है। आपको पता है माला जप करते हैं तो भगवान भी साथ रहते हैं। और एक बार की घटना है, मामा देव कुंड के पास, कटारगढ़ के अंदर है ये मामा देव कुंड है। इस कुंड के पास एक बड़ा सा शिवलिंग था। है ना, शिवलिंग था। इस शिवलिंग के बारे में कहा जाता है कि ये 5-5.5 फीट के लगभग है, लगभग मेरे यहाँ तक आता है ये शिवलिंग, इतना बड़ा था। कुंभा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि कुंभा जब उस शिवलिंग पे जल चढ़ाता है तो कुंभा बैठ के जल चढ़ाता था। तो अब कुंभा भी देख लो कितना डाकी टाइप का आदमी रहा होगा कि वो 5-5.5 फीट पे ऐसे बैठ के जल चढ़ा रहे। तो कुंभा भी हाइट अपनी लंबाई के कम नहीं था। लेकिन एक दिन कुंभा इस मामदेव कुंड के पास जो शिवलिंग है, यहाँ पे जल चढ़ा रहा था, पाठ पूजा कर रहा था, शिव जी को मना रहा था। पीछे से उदा आता है। उदा आके कुंभा की हत्या कर देता है, कुंभा को मार देता है। कुंभा मर गया। लेकिन जनता ने जब बात की कि कुंभा को उदा ने मार दिया, उदा जनता को कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो गया था हर पापा ऊपर कटारगढ़ के अंदर, किसी खिड़की के पास खड़े थे, अफीम के नशे में थे, मैंने तो उनके पांव छुए लेकिन वो नीचे गिर गए। लेकिन एक ये भी कहानी सुनाई जाती है कि कुंभा जो है शिवलिंग पे जल चढ़ा रहा था और उदा ने कुंभा की हत्या कर दी। लेकिन लास्ट निकल के यही आता है कि कुंभा को जो मारने वाला व्यक्ति है वो उदा ही है। कुंभा को मारने के बाद में उदा राजा बन जाता है। उदा बन गया राजा, कुछ समय राज करता है। लेकिन जनता जो थी वो खुश नहीं थी जी, कि उदा राजा नहीं होना चाहिए। जो बाप को मार के राजा बनता है वो कभी भी जनता को मार सकता है, मतलब जनता की लाभदायक नहीं है ये राजा, हानिकारक है, कभी भी हानि पहुंचा सकता है। तो जनता ने
फिर रायमल को बुलाया कि रायमल जी आप उद्दा से युद्ध लड़ो और उद्दा को यहाँ से भगाओ, राजा तो आप। जनता ने फाइनली राजा ही रायमल को मान लिया। रायमल आता है, रायमल आता है और उद्दा के साथ युद्ध होता है। उद्दा को यहां से भगा देता है, चित्तौड़ से उद्दा भाग के मालवा चला जाता है सहायता के लिए कि उधर से सहायता मिलेगी, फिर वापस आएंगे, रायमल के साथ युद्ध करेंगे और रायमल को हटा के अपन राजा बन जाएंगे। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जब उद्दा मालवा में सहायता के लिए गया तो किसी रास्ते से गुजर रहा था, खेत का रास्ता था, तो वहां पे खेजड़ी जांटी थी, बारिश का मौसम था, बिजली कड़क रही थी। उद्दा उस जांटी के नीचे रुकता है, कुछ समय विश्राम करता है, लेकिन वो बिजली उस समय कड़क रही थी, वो बिजली उस समय उस पेड़ पे गिरती है और उसके नीचे उद्दा होता है, तो उद्दा की मृत्यु हो जाती है। बिजली के गिरने से, बिजली के गिरने से उद्दा की मृत्यु हो गई, उद्दा मर गया। अब जो राजा है मेवाड़ का, वो राजा है जी रायमल। तो ये बीच में जो 5 वर्ष का गैप था, ये उद्दा ने निकाला था। इसके बाद में 1473 के अंदर रायमल राजा बनता है और 1509 तक राज करता है। अब जी रायमल के बारे में पढ़ते हैं। इस इतनी सी कहानी के अंदर हमने रायमल की एक राजनीतिक उपलब्धियां देख ली कि उसने उद्दा को चित्तौड़ से भगा दिया था। राजा था उद्दा, इसको चित्तौड़ से भगा दिया, युद्ध करता है, आक्रमण में उद्दा भाग जाता है। तो ये जी उद्दा से क्या ले लिया, चित्तौड़ ले लिया और राजा बन गया रायमल। एक कहावत भी है मारवाड़ मेवाड़ क्षेत्र में, एक कहावत भी है, दोहा है, वो वर्तमान समय में जब पुत्र व पिता का कोई वाद विवाद होता है, किसी बंटवारे को लेकर, जमीन को लेकर या घर के किसी वाद विवाद के कारण, वो दोहा हमारे बड़े बुजुर्ग भी बोल ही देते हैं, उद्दा बाप न मारिए, उद्दा बाप न मारिए, लिखियो लब राज, देश बसायो रायमल, देश बसायो रायमल, सरियो न एको काज। कि उद्दा बाप न मारिए, बाप को मारने से राज नहीं मिलता है, जिसके राज लिखा है उसी को राज मिलता है। और उद्दा को कहते हैं फिर देश बसायो रायमल, कि तूने तो बाप मार दिया था राज पाने के लिए, लेकिन देश को जो बसाया है वो रायमल ने बसाया है। सरियो न एको काज, तेरा एक भी काम नहीं हुआ। तो ये दोहा उद्दा के लिए है, उद्दा बाप ने मारिए, लिखियो लब राज, देश बसायो रायमल, सरियो न एको काज। देश बसा दिया, राजा भी बन गया, राज जो था रायमल के हाथ में था। ठीक है, अब पढ़ते हैं रायमल ने कुछ सांस्कृतिक उपलब्धियां भी की, कुछ निर्माण कार्य भी किए हैं, वो निर्माण कार्य पढ़ते हैं। निर्माण कार्य की बात करती हैं कि रायमल ने क्या किया। रायमल चित्तौड़ के अंदर भगवान शिव का मंदिर बनवाता है, अद्भुत जी का मंदिर, अद्भुत जी का मंदिर, भगवान शिव का मंदिर है ये। इसे अद्भुत इसलिए कहा जाता है, इस मंदिर के अंदर जो शिव जी की प्रतिमा है, भगवान शिव की मूर्ति है, वो अद्भुत है, इसलिए इस मंदिर को अद्भुत जी का मंदिर कहता है। और अब बात आई, इस मंदिर को हमारे वालों ने कुछ और कहना प्रारंभ कर दिया। अद्भुत जी तो नाम आया नहीं, हमारे वालों ने कर दिया अद्भुत जी का मंदिर, अद्भुत जी का मंदिर। इसे अद्भुत जी का मंदिर भी कहते हैं, अद्भुत जी के मंदिर को अद्भुत जी का मंदिर भी कहते हैं। अब जब अद्भुत जी पे आ गए हैं तो अद्भुत जी थोड़ा और देख लेते हैं। अद्भुत जी का नाम 3-4 मंदिरों के साथ और आता है, वो भी देख लेते हैं, वो भी मेवाड़ का ही क्षेत्र है। नागदा के अंदर मंदिर है,
शांतिनाथ जैन मंदिर। शांतिनाथ जैन जी का जो मंदिर है उसे भी अद्भुत जी का मंदिर कहते हैं, अद्भुत जी मंदिर कहते हैं इसे भी। ठीक है। फिर चित्तौड़ में समिदेश्वर महादेव का मंदिर है, समिदेश्वर महादेव का मंदिर है, इसे भी अद्भुत जी का मंदिर कहते हैं, अद्भुत जी का मंदिर। तो ये देख लेना, शांतिनाथ जैन मंदिर जी को अद्भुत मंदिर कहते हैं। इधर जो शिव भगवान का मंदिर है अद्भुत जी का मंदिर, इसे भी अद्भुत जी कहते हैं, और समिदेश्वर मंदिर को भी अद्भुत जी का मंदिर। तो निर्माण करवाते हैं जी अद्भुत जी के मंदिर का। इसके बाद में और पढ़ते हैं और इन्होंने क्या निर्माण कार्य की। अब निर्माण कार्य और देख, एकलिंग जो मंदिर था नागदा में, बप्पा रावल ने निर्माण करवाया था इसका एकलिंग मंदिर। राजा मोकल इसका परकोटा बनवाता है, चार दीवारी करवाता है। लेकिन इस मंदिर का जो पुण्य निर्माण वर्तमान स्वरूप जो हमें देखने को मिलता है, वर्तमान स्वरूप वो जी रायमल ने दिया था, पुण्य निर्माण करवाया इस मंदिर का। अद्भुत जी के मंदिर का निर्माण और एकलिंग मंदिर का वर्तमान स्वरूप यानी पुण्य निर्माण। फिर हमने पढ़ा था रायमल की जो पत्नी थी श्रृंगार कंवर जोधा की पुत्री, इसने चित्तौड़ में गोसुंडी क्षेत्र है एक, इस गोसुंडी क्षेत्र में बावड़ी का निर्माण करवाया था। बावड़ी होती है जिसकी सीढ़ियां होती है, उससे सीढ़ियों से उतर के नीचे जल जा सकते हैं, जिसमें जल एकत्रित होता है, तो ये है बावड़ी। और पढ़ते हैं और क्या करवाया। रायमल की बहन थी रमाबाई, रमाबाई बहन थी, जावर का क्षेत्र था इसके पास, तो कुछ निर्माण कार्य करेगी तो अपने क्षेत्र में करेगी, और इसने इस जावर के अंदर रमा स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया भी, रमा स्वामी मंदिर बनवाया इसने जावर में, और ये मंदिर है भगवान विष्णु का। रमाबाई ने जावर में रमा स्वामी मंदिर बनवाया। ठीक है जी, विष्णु भगवान का मंदिर है, और इसके पास में बड़ा सा एक जलाशय बनवाया, जल कुंड। ठीक है जी, ये भी पढ़ लिया, ये हो गए निर्माण कार्य। उद्दा को चित्तौड़ से भगाता है, मालवा में उद्दा की मृत्यु हो जाती है बिजली के गिरने से, चित्तौड़ का राजा बन गया बाद में रायमल। निर्माण कार्य देखे, अद्भुत जी का मंदिर जो शिव भगवान का मंदिर है, इसे अद्भुत जी का मंदिर भी कहते हैं। एकलिंग मंदिर का पुण्य निर्माण यानी वर्तमान स्वरूप पत्नी थी श्रृंगार कंवर, जिसने गोसुंडी चित्तौड़ में बावड़ी का निर्माण करवाया, स्टेप वेल कहते हैं इंग्लिश में, स्टेप वेल। फिर आ जाती है बहन रायमल की रमाबाई, जावर क्षेत्र था इसके पास, इसने जावर में रमा स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया, और इसके पास एक बड़ा सा तालाब बनवाया, जलाशय बनवाया। ठीक है, ये निर्माण कार्य है भी। रायमल के काल में इतने निर्माण कार्य हुए हैं। अब थोड़ा सा और देखते हैं आगे, और क्या जानकारी है रायमल की। अभी एक नाम आया गोसुंडी, चित्तौड़गढ़, गोसुंडी अभिलेख भी है, ये भी पढ़ती है ना, क्योंकि गोसुंडी में अभी बावड़ी बनी है, वहां पे भी एक अभिलेख लगवाया था श्रृंगार कंवर ने, वो पढ़ते हैं कब का अभिलेख है। गोसुंडी में दो अभिलेख मिले हैं, गोसुंडी का भी यहां से दो अभिलेख मिले हैं, एक मिला है दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व, और एक अभिलेख जो मिला है वो मिला है 1504 ईस्वी का। ये 1504 वाला श्रृंगार कंवर का है,
रायमल की पत्नी, और इसमें लिखवाती है अपने पिता जोधा व दादा अपने रणमल के बारे में। इस अभिलेख के अंदर बावड़ी निर्माण की जानकारी, बावड़ी निर्माण की जानकारी इस 1504 के अभिलेख से मिलती है। यह तो है जी 1504 वाले की जानकारी। अब इसकी पढ़ती है। इसके अंदर लिखा हुआ है जी गज वंश का राजा था सर्वतात नाम का व्यक्ति, गज वंश का राजा था यहाँ पे। और इस सर्वतात ने अश्वमेध यज्ञ करवाया जी। अश्वमेध यज्ञ ये होता है, ब्राह्मणों को बुलाया जाता है, वो अग्नि कुंड बना के मंत्रों का उच्चारण करते हैं, यज्ञ करते हैं, और बाद में एक घोड़ा लाया जाता है। उस घोड़े को यज्ञ संपन्न होने के बाद में छोड़ा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जहां जहां तक ये घोड़ा जाएगा वहां तक का क्षेत्र अपना है। अगर किसी ने इस घोड़े को पकड़ लिया तो उसके साथ युद्ध होगा। ये बात थी। तो मतलब इस यज्ञ के बाद एक घोड़ा भी छोड़ा गया था, ठीक है। लेकिन इस यज्ञ से पहले शर्वतात ने शंकरषण भगवान व वासुदेव की पूजा की थी। शंकरषण व वासुदेव भगवान की पूजा की थी। वासुदेव की पूजा की। शंकरषण बलराम और वासुदेव भगवान कृष्ण दोनों भाइयों की पूजा की थी, ठीक है जी। कृष्ण भगवान भागवत धर्म और शंकरषण भगवान विष्णु के अवतार वैष्णव धर्म। उस समय दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व सर्वतात नाम का राजा, गज वंश का राजा है सर्वतात, इसने उस समय भी भगवत धर्म, भागवत या भगवत और वैष्णव धर्म को अपना रखा था। दूसरी शताब्दी ईसा में भी भगवान कृष्ण को माना था इस व्यक्ति ने। उस समय भी भागवत व वैष्णव धर्म माना जाता था। ये जानकारी मिलती है दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के अभिलेख से। गोसुंदी का अभिलेख है। ये जी दो अभिलेख मिले हैं, एक 1504 का है, श्रृंगार कंवर रायमल की पत्नी जोधा व रणमल की जानकारी मिलती है, बावड़ी निर्माण की जानकारी मिलती है इस अभिलेख से। अब इसके आगे और पढ़ते हैं। ये देखिए, तो ये जो जानकारी है रायमल की, इतनी ही जानकारी है। रायमल के अंदर इतना ही पढ़ा जाता है। इसके बाद में बात करें रायमल के पुत्र, रायमल के पुत्र, सबसे पहले रायमल का पुत्र पढ़ते हैं पृथ्वीराज। पृथ्वीराज, पृथ्वीराज के लिए कहा जाता है जैसे चक्रवात आता है तेज गति से, वैसे ही पृथ्वीराज था। ये मालवा, महाराष्ट्र, कन्नौज, आसपास के जितने क्षेत्र, मारवाड़, दिल्ली वगैरह, इन पे कहा जाता है कि आज जो पृथ्वीराज मालवा के अंदर युद्ध लड़ रहा है, उसे तुरंत प्रभाव से पता चला कि वापस मारवाड़ में जाना है, मालवा से, तो मालवा से तुरंत प्रभाव से चला और कम समय के अंदर पहुंच गया मारवाड़। और मारवाड़ से फिर पता चला कनौज जाना है, सिंहल द्वीप जाना है। तो ये जो प्रिंस था ये खतरनाक तरीके से भाग दौड़ के साथ युद्ध कर रहा था। आज यहाँ पे, कल वहां पे, आज जी पृथ्वीराज वहां पे है, सुबह पता किया जी वहां से तो निकल गए, आज वहां पे युद्ध लड़ रहे हैं। तेज गति से युद्ध लड़ता था, इसलिए इस पृथ्वीराज को फ्लाइंग प्रिंस, उड़ना राजकुमार कहते हैं। उड़ना राजकुमार कहा जाता है। फिर इस पृथ्वीराज की पत्नी थी, रानी थी तारा, और इस तारा के नाम पे अजमेर का जो अजय मेरू दुर्ग था उसका नाम कर दिया तारागढ़। अजमेर दुर्ग का नाम क्या कर दिया? तारागढ़। और थोड़ी सी तारा की कहानी बता देते हैं, तारागढ़ दुर्ग कैसे हुआ। ऐसा कहा जाता है
पृथ्वीराज और पत्नी इनकी तारा दोनों एक समुद्र के किनारे या फिर किसी जलाशय के किनारे बैठे थे और पत्थर मार रहे थे। तारा पूछती है रायमल से, आप मेरे से कितना प्यार करते? रायमल, तुझे मेरे पे कोई शक है? नहीं, वैसे ही पूछ रही हूँ। अब बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, दिन में रात में बस तारा 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 होती रहती है। अच्छा, इतना प्यार मेरे से, फिर आप मेरे लिए कुछ भी कर सकते। और रायमल कहता है, जो मांगना है मांग, बस जान मत मांगना। तारा कहती है, मेरी जान तू है। ठीक है जी, तारा कहती है, जान नहीं मांगूंगी, कुछ और मांग लेते हैं। पृथ्वीराज उड़ना राजकुमार है, जो मांगना है वो मांग, दिया जाएगा, नकारा नहीं जाएगा। तारा कहती है, पक्का? बिल्कुल। कहिए अजमेर वाला जो दुर्ग है ना, अजमेर दुर्ग का, इसमें हम रह रहे हैं। हाँ, रह रहे हैं। इसका नाम चेंज कर दो। तो बता क्या नाम करें? मेरे नाम पे इस पे नाम चेंज कर दो। पृथ्वीराज, लेती सी बात, अभी बुलाते हैं पेंटर। पेंट करने वाला, अजय मेरू पे पेंट कर बढ़िया, और बढ़िया नाम लिख दे तारा। नहीं, तो तारा गढ़ करना है। अच्छा, तारा रहती है इसमें, इसलिए ये गढ़ किसका है? तारा। तारा के कहने पे पृथ्वीराज ने इस अजमेर दुर्ग का नाम क्या कर दिया जी? तारागढ़ कर दिया। मोहब्बत करने वाला हो तो ऐसा हो। तो ये उड़ना राजकुमार सच्चा प्रेमी था, इसीलिए इसने बिल्डिंग का नाम चेंज करके कर दिया तारागढ़, अपनी पत्नी के लिए। तो राजी रहनी चाहिए बस, बाकी दुनिया हार्ड में पड़े। तो राजी तो मैं राजी, दोनों ही राजी। तो फिर क्या करेगा काजी? वो बड़ी बात है। तो ये ध्यान रखना, पत्नी तारा के नाम पे अजय मेरू या अजमेर दुर्ग का नाम कर दिया जी तारागढ़। ठीक। इस पृथ्वीराज की बहन थी एक, अनंदा। गलत लिख दिया, सही लिख देते, आनंदाबाई। आनंदाबाई पृथ्वीराज की बहन सिस्टर थी, और जीजाजी थे इस आनंदाबाई के। जो पति है वो जगमाल देवड़ा। एक देवड़ा मैंने आपको बताया था, सैसमल देवड़ा कुंभा की ना, सिरोही वाला। तो इस जगमाल के साथ आनंदाबाई का विवाह हो रखा था, दोनों पति पत्नी। और ये जगमाल दारूडी आदमी था, थोड़ा गुंडे टाइप का आदमी था, डाकी था, डील का डाकी जैसे वैसे। जब मन में आए तब आनंदाबाई के दो चार मेल दे पैंक सैंक लगाई हुए, है ना, दो पैक अंदर यार जलंधर धर्मेंद्र बन जाता था उस समय का ये जगमाल देवड़ा। मन में आए कभी इधर कभी उधर, रात को मन में आ गई तो बस उठ के चेप दिया आनंदाबाई के, फटाफट दो चार बुद्धि निकाल दी बुद्ध। आनंदाबाई को एक बार खतरनाक तरीके से पेटता है शाम के समय में। आनंदाबाई फिर इधर पृथ्वीराज को मैसेज, भैया कहाँ घूम रहे हो? आप तो इधर उधर के युद्ध करते ही फिरते और घर वालों की ध्यान ही नहीं है, पता ही नहीं है क्या होता है घर पे। तो पृथ्वीराज कहते हैं, बता बहना क्या बात है, तो आज ऐसे रोग कैसे रही? आनंदाबाई बताते हैं, वो पतिदेव है ना जगमाल देवड़ा का, क्या हुआ? बस वो ऐसी है। पृथ्वीराज ने, आज तो बताना ही पड़ेगा, बहुत दुख झेल लिया जगमाल देवड़ा से तूने, बता बता क्या बात। फिर आनंदाबाई बताती है कि कल रात को थोड़ा ड्रिंक वगैरह करके आए, पैंक के लिए हुए थे, थोड़ा वैसी बात होगी। क्या बात है? क्या जी, मैंने खाना बना के पहले रख दिया और वो थोड़ा खाना जो था वो ठंडा हो गया। ठंडा हो गया तो मैंने खाना लगाया और वो खाना खाने, खाना ठंडा था, उनको गर्म खाना था, बस इसीलिए थोड़ी वार बात हुई। क्या वारदात है? क्या बस कुछ नहीं, चार पांच मेल दी। अच्छा, कब से चल रहा है ये? फिर नंदाबाई बताती है, जब से विवाह हुआ तब से चल रही है ये कहानी, पर मैंने तो आपको बताया ही नहीं वैसे से, क्यों घर में फूट डाले? तो समझ जाएगा समझ जाएगा, पर अब तो थोड़ा ज्यादा हो गया, जब मन में आए तब कूट लेता है, तब पीट लेता है। पर जो है तो टेंशन मतलब, बस इधर पास में ही आया हूँ, आया तेरे पास। अब पृथ्वीराज आता है इधर। इधर पृथ्वीराज शाम को ही अपनी बहन आनंदाबाई के पास पहुंच जाता है, वार्तालाप करता है। आनंदाबाई फिर से सारी कहानी दोहराती है, भैया ये किया। फिर शाम को इधर जगमाल देवड़ा से वार्तालाप होती है, इसे समझाया जाता है कि अंतिम बार वार्निंग दे रहा हूं, आगे से ऐसी वारदात मिल गई तो डाके को मार दूंगा मैं, तो समझ लो। काट बांट के ना तेल कबूम को खिलाऊंगा तेरी जो बॉडी है, अंतिम संस्कार और नहीं करने दूंगा। पता है तेरे को कैसा हूं? जगमाल देवड़ा को पता है ये डाकी तो मेरे से बड़ा है, खतरनाक वाला डाकी है, जो कह दिया वो कर भी देगा। जगमाल देवड़ा कहता है, साले साहब आज गलती होगी, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। मैं तुम्हारी काली गाय
आगे से ऐसा कुछ नहीं करने वाला आपकी बहन आनंदाबाई के साथ। फिर वापस आनंदाबाई के पास आता है, बहन समझा दिया, रात रात की बात है, बाद में हो तो बता देना, क्या ठीक है। पृथ्वीराज सुबह वापस वापस जाने के लिए तैयार होता है और आनंदाबाई के पास मिलके आता है, बहन बता देना, मैसेज भेज देना, बस तू तो एक मैसेज के साथ रिप्लाई के साथ नहीं आऊंगा, मुफ्त जबानी रिप्लाई देंगे जगमाल देवड़ा को। जगमाल देवड़ा इधर प्लान बना रहा है, पूरी रात प्लान बनाता है, गलती से तो अपने बच नहीं सकती, गलती होगी पक्का होगी, अपन लेते हैं, लेने के बाद में अपन को पता रहता नहीं है क्या हो रहा है, तो गलती होगी तो ये आएगा और फिर मारेगा खतरनाक तरीके। क्या किया, पूरी रात प्लानिंग बनाता है। जब सुबह पृथ्वीराज वापस जाने के लिए तैयार होता है, आनंदाबाई से मिलता है, जगमाल देवड़ा के पास जाता है। रात वाली कहानी समझ आ गई साले साहब, एकदम बढ़िया तरीके से समझ आई है, गलती नहीं है, आप तो टेंशन ही मत ले, हो गया जो हो गया भूल जाओ। ठीक है तो चलता हूँ, और भी बहुत काम है, आज वहां पे आक्रमण के लिए जाना है। जगमाल देवड़ा कहता है तो खाना वगैरह तो खाए, नहीं नहीं खाना बाद में देख, नहीं खा के जा रहे तो आपकी बहन ने आपके लिए लड्डू भेजे होगा। पृथ्वीराज सोचता है बहन कब से लड्डू बनाने लग गई, पहले तो कभी खाए। जगमाल देवड़ा कहता बस अभी कुछ ही समय हुआ है, बनाना सीखी यार, बड़े जोरदार बनाती है, आप भी खा के देखना, इसलिए आपके लिए पैक करवा दिए। उन लड्डुओं के अंदर जहर होता है, जहर होता है। पृथ्वीराज बीच रास्ते में अपना कैंप डालता है और वो लड्डू खाता है। जैसे ही लड्डू खाता है, कुछ समय बाद में पृथ्वीराज की मृत्यु हो जाती है। तो पृथ्वीराज की मृत्यु होती है लड्डू में जहर होने से। पृथ्वीराज लड्डू खाता है, जगमाल देवड़ा द्वारा दिए गए लड्डू, उनमें जहर होता है और पृथ्वीराज मर जाता है। ठीक है, मर गया। अब पृथ्वीराज की छतरी है कुंभलगढ़ में, कुंभलगढ़ के अंदर पृथ्वीराज की छतरी बनी हुई है। जो छतरी बनी है वो 12 खंभों की छतरी है, 12 खंभों की छतरी है जी कुंभलगढ़ में पृथ्वीराज की, ये ध्यान रखना, याद रखना एक जी। ठीक है, अब पृथ्वीराज से आगे पढ़ते हैं, पृथ्वीराज का दूसरा भाई, पृथ्वीराज देख लेना, अब पृथ्वीराज से आगे रायमल का दूसरा पुत्र पढ़ते हैं, दूसरा ये है जी जयमल। तो अब दूसरा पुत्र पढ़ेंगे वो है जयमल। टोडा क्षेत्र है टोंक का, टोंक का क्षेत्र है टोडा। यहाँ का राजा था जी सुल्तान सोलंकी, सुल्तान है सोलंकी नाम का यहाँ पे राजा था। इस टोडा पे आक्रमण करता है लल्ला खां पठान नाम का व्यक्ति। आक्रमण करने वाला व्यक्ति है लल्ला खां पठान, आक्रमण करता है टोडा पे, उस सुल्तान सोलंकी को यहाँ से भगा देता है, टोडा पे कब्जा कर लेता है। ये सुल्तान सोलंकी भाग के आता है रायमल के पास, ये जो रायमल है इसके पास आता है, इससे सहायता मांगता है। रायमल इसे कहता है आप तो कुछ समय हमारे पास ही रुको, तो इधर ये मेवाड़ में रुक जाता है, चित्तौड़ में। इस सुल्तान की एक राजकुमारी है जी, अति सुंदर राजकुमारी है इसकी, तारा, तारा सोलंकी, वो अति सुंदर है, ब्यूटीफुल है ना। इससे आस पास के जितने भी राजकुमार है, राजा है, वो सब शादी करना चाहते हैं, अगर तारा से मेरा विवाह हो जाए, तारा मेरी पत्नी बन जाए तो क्या कहना। और ये सुल्तान भी दिमाग लगाता है, सुल्तान सोलंकी ये इधर ऐलान करवा देता है कि अगर कोई राजकुमार मेरे को टोडा वापस जीत के दे तो मैं उसका विवाह मेरी राजकुमारी पुत्री जो है तारा से कर दूंगा। और जयमल तैयार हो जाता है, जयमल कहता है टोडा जीत के देने का, मैं जीत दूंगा, तो जीत देगा तो ठीक है, सगाई कर लेते हैं, टोडा जीत दे।
जी ठीक है। कुछ समय बीतता है, जयमल शाम के समय अपने मित्रों के साथ बैठा होता है और मित्र भड़का देता है, जयमल उकसा देता है तारा के लिए, है ना। वो कह देता है कि जयमल जी, तारा से मिले हो कभी आप? क्या नहीं? तो नहीं मिला। तो फिर क्या तारा तारा लगा रहे थे? मिले तो हुई नहीं, आपको पता ही नहीं है, वैसे ही बस तारा के बारे में फेंक रहे। मिलो तो सही, अक्सर वो पत्नी है आपकी, आधी पत्नी तो है ही, सगाई कर रखी है, मिलना तो चाहिए। और जयमल वो शाम का समय था, एक दो पैंक लेकर पूरा तैयार हो जाता है, और जहाँ पे जिस महल में सुल्तान सोलंकी परिवार रुका था वहां पे जाता है, जोर से दहाड़ता है, अरे किधर हो सोलंकी हो, मुझे मेरी पत्नी से मिलाया जाए। और सुल्तान सोलंकी बाहर आता है, बता क्या चाहिए? जयमल कहता है मेरे को तारा से मिलना है। सुल्तान सोलंकी कहता है नहीं, पहले टोडा जीत दे, ये जो टोडा है इस क्षेत्र को जीत दे, तारा से मिलते रहना, तारा तेरी है, जब मन करे तब मिलना। जयमल कहता ना, अक्सर वो मेरी होने वाली पत्नी है और सगाई अपने आप में आधा विवाह होता है, मुझे कौन रोक सकता है मेरी पत्नी तारा से मिलने के लिए। सुल्तान कहता है एक बार तो तू आसमान वाले तारे देख ले, ये जो तारा है इसको बाद में देख ले। और जयमल नहीं मानता है, ज्यादा ही वाद विवाद हो जाता है, हाथापाई हो जाती है इनके बीच में, सोलंकी और जयमल के बीच में। जयमल मारा जाता है सोलंकियों के खिलाफ। ये जो जयमल है ये सोलंकियों के खिलाफ मारा जाता है जी। सोलंकी जो है वो मार देते हैं जयमल को। ये बात पता चलती है रायमल को कि सोलंकियों ने रात को जयमल मार दिया। रायमल भी कहता है बेलखना बेटा था, ऐसे ही दौड़ थी उसकी, है ना, क्या जरूरत थी वहां पे जाने की, क्यों गया? जब उधर सुल्तान ने बोल दिया कि सगाई कर दिया, टोडा जीत देता, जब मन करता तब तारा को देखता। बेलखना तार कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई सजा नहीं देनी सोलंकियों को। और सोलंकी भी फिर कहते हैं अच्छी बात है, बेलखना था, राजा भी सही है। लेकिन इस जयमल के बाद में पृथ्वीराज कहता है मैं जीत दूंगा टोडा। जो पृथ्वीराज भी पहले पढ़ा है वो, टोडा जीत देगा तो तारा से विवाह कर दे। क्या ठीक है? अरे इस पृथ्वीराज ने टोडा जीत दिया था, तब इसके साथ तारा का विवाह हो गया। यह इस लल्ला खां पठान को तो हराता ही है, अजमेर का एक और था उसे भी हरा देता है। मल्लू खां पठान था अजमेर का। मल्लू खां पठान को भी हराता है और अजमेर पे भी कब्जा कर लेता है। तारा से विवाह होता है, अजमेर पे कब्जा कर लिया। पृथ्वीराज तारा दोनों अजमेर में रहते हैं, तारा अजमेर के दुर्ग अजमेर में रहती है, इसलिए उसका नाम तारागढ़ कर दिया कि अब इसमें तारा निवास करती है, तारा रहती है, तो इस महल का नाम होगा जी तारागढ़। बाकी मैंने वो याद करने के लिए कहानी तो बता ही दी। तो ये बात है जी जयमल की। अब एक और पढ़ते हैं। वैसे तो बहुत सारे पुत्र थे रायमल के, लेकिन जो पढ़ने लायक बात है वो तीन पुत्रों में ही है। दो पढ़ लिए, पृथ्वीराज और जयमल, एक और पढ़ती, उसका नाम है जी सांगा। सांगा, सांगा के बारे में पढ़। इनका एक अंकल था सारंगदेव। सारंगदेव अंकल था इनका। सांगा, पृथ्वीराज व जयमल तीनों भाइयों के बीच में वाद विवाद चलता रहता था राजा बनने के लिए। पृथ्वीराज कहता राजा मैं बनूंगा, जयमल कहता मैं बनूंगा, इधर सांगा कहता मैं बनूंगा। इधर सारंगदेव ने कहा अरे क्यों ऐसे ही उत्तराधिकारी के लिए लड़ते रहते, जो बनना होगा वो बन जाएगा, जिसे राजा जी बनाएंगे वो बन जाएगा। और पृथ्वीराज बड़ा ऐसे बताया था डील का डाक था, तो ज्यादा बोल रहे, तेरे को क्या बता। तो सारंगदेव के अच्छा ये बात है, तो चित्तौड़ में एक महिला है जो भविष्य देखती है, हाथ देखती, बूढ़ी महिला है जो हाथ देख के भविष्य देखते, भविष्यवाणी करती है। अच्छा तो चलो, सांगा, पृथ्वीराज, जयमल तीनों भाई ये और अंकल जो थे सारंगदेव, ये चारों के चारों व्यक्ति उस महिला के पास जाते हैं। जाने के बाद में सारंगदेव कहता है कि आप तो इन तीनों में से ये बताओ कि राजा कौन बनेगा। वो महिला बड़ी शानी समझदार थी,
जो जिसको बनना होगा वो बन जाएगा, क्या करना है ऐसे ही पता। पृथ्वीराज तू बड़ी ज्यादा बोल रही, सीधा सीधा बता, बात को मत घुमा वरना तेरी घेरनी। ओ पृथ्वीराज पता है गुस्सेल आदमी था, ऐसी बात करता है तो वो महिला पृथ्वीराज को कहती है अच्छा बताना है बता, तू तो नहीं बनेगा, तू राजा नहीं बनने वाला, तेरे लक्षण ही नहीं है राजा बनने के, तेरे को बात करने का पता नहीं है, तू राजपाट संभालेगा, तू राजा नहीं बनेगा। पृथ्वीराज तू मेरी छोड़, इन दोनों में से बता जयमल और सांगा में से कौन बनेगा। दोनों की तरफ ऐसी अंगुली घुमाती घुमाती सांगा की तरफ गए, अब राजा ये बनेगा। जयमल और पृथ्वीराज दोनों को गुस्सा आता है, दोनों ही तलवार निकाल के सांगा पे अटैक करती हैं। पृथ्वीराज ने सांगा की आंख फोड़ दी थी इस अटैक में। पृथ्वीराज तलवार मारता है सांगा की आंख पे और एक जो बल्ब है वो फ्यूज कर दिया, उसका पलग उड़ा दिया, मतलब एक आंख है फोड़ दी। अब सांगा एक आंख से अंधा हो गया, एक आंख से दिखाई दे। अंकल जो थे सारंग देव ये सांगा को यहां से भगाते हैं, सांगा भागता है, जयमल और पृथ्वीराज दोनों पीछा करते हैं। सांगा भाग के शेवंतरी गांव है कोई, शेवंतरी गांव में भाग के जाता है। रूप नारायण है, मंदिर में शरण लेता है, मंदिर में लुक जाता है। और इस समय इस मंदिर में यहाँ पे पूजा करने के लिए एक व्यक्ति आया हुआ था, विद्या जेठ मालोत। विद्या जेठ मालोत नाम का व्यक्ति आया था, ये उसको कहता बता मत देना, दो डाकी आ रहे हैं मेरे को मारेंगे, मैं तेरे को भी मार देंगे। सारी घटना बता देता है। विद्या जेठ मालोत कहता है टेंशन मत। इधर से दोनों भाई आगे, बाहर विद्या जेठ मालोत बैठा है पूजा कर रहे हैं, सांगा मंदिर के अंदर मूर्ति के पीछे। विद्या से पूछते हैं तूने कोई व्यक्ति देखा, विद्या इनकार कर देता है स्पष्ट, नहीं यहाँ पे तो कोई नहीं आया। पृथ्वीराज फिर बोलता है सीधा सीधा बता दे, बात मत घुमा वरना तेरे को पता नहीं है तेरे जान जा सकती। जैत मलोत कहता है नहीं आया ही नहीं यहाँ पे कोई, तो बता कैसे दो। नहीं बताएगा, नहीं बताएगा, जैत मलोत नहीं बताता है। नहीं बताने के कारण इधर पृथ्वीराज जैत मलोत के साथ युद्ध कर लेता है और उस युद्ध में सांगा को बचाने के चक्कर में विद्या जैत मलोत शहीद हो जाता है, मारा जाता है पृथ्वीराज के हाथों। विद्या जैत मलोत मारा गया, लेकिन विद्या जेठ मलोत ने इस शेवंतरी रूप नारायण मंदिर से सांगा को फिर यहां से भगा दिया कि सांगा तो भाग जा, इन दोनों को मैं रोक लूंगा, और रोकते हुए आप है मारा गया। सांगा यहां से भाग के अजमेर भाग जाता है। अजमेर के अंदर गांव है श्रीनगर, श्रीनगर क्षेत्र है, यहाँ पे चला जाता है। यहाँ का जो राजा था सामंत था वो था जी करमचंद पवार। करमचंद पवार ऐसे जाके बताता है मैं मेवाड़ से आया हूँ, ये बात है तू तो बताना मत, तेरे पास रख ले, बताना मत किसी को भी, सांगा मेरे पास है। करमचंद कहता है ठीक है कोई बात नहीं, तू तो यहाँ से आराम कर, मजे शुरू, कोई दिक्कत नहीं है, जो होगा मैं देख लू। और ये पृथ्वीराज और जयमल कुछ दूर तक पीछा करते हैं और बाद में वापस भाग जाते हैं। सांगा अब करमचंद पवार के पास है। कुछ समय बाद में मैसेज आता है कि पृथ्वीराज मारा गया, जगमाल देवड़ा ने जहर दे दिया, ठीक है। कुछ समय निकलता है, फिर बात मिलती है जयमल भी मारा गया, कैसे का वो सुल्तान सोलंकी के खिलाफ युद्ध में मारा गया, दोनों मर गए, दोनों मर गए। अब सांगा बेफिक्र हो गया, ये दोनों मर गए, अब सांगा बेफिक्र है, अपन को कोई रोकने वाला नहीं, अब वापस चलते हैं। और सांगा चितौड़ाता है, रायमल को आके कहता है कि पिताजी अब आपके तो अंतिम अवस्था है, कब भी खत्म हो सकते हैं, अरे एक काम तो कर दो। पिताजी कहते क्या बता, राजा तो बना दो। रायमल भी कह देता है अभी अब मैं बूढ़ा हो गया, मेरे से राजकाज नहीं देखा जाता, आज से तू संभाल ले सारा राजपाट, सांगा राजा बन जाता है। तो अब आगे सांगा पढ़ेंगे, लेकिन एक दो और सुना दूं मैं। विद्या जेठ मलोत के लिए कहावत है ना, जेठ मलोत दल जूंजिया, देत मलोत जल जूंजिया, करवाल कटे संगो भोग चित्रकूट, सिर विद्या सटे, जेत मलोत दल जूंजिया, करवाल कटे सांगो भोग चित्रकूट, सिर विद्या सटे। ये जैत मलोत का जो दल था वो जूझा था, लड़ाई की थी उसने,
सर कटे थे उनके। और सांगा जो है चित्रकूट, चित्तौड़ को चित्रकूट कहा जाता था, कि सांगा जो है चित्रकूट पे राज कर रहे हैं, किसके बदले? कि विद्या के सिर के बदले। ये कहावत है जैतमलोट की, तो याद रख लेना ये भी। ये है सारी की सारी जानकारी। रायमल, उद्दा, पृथ्वीराज, जयमल, और अब जो राजा बन गया वो राजा बना है सांगा। और सांगा का टाइम पीरियड होता है जी 1509 से 1528 तक। ये पढ़ेंगे कल की क्लास में। तो ये सारी की सारी जानकारी देख लेना। अब सारी की सारी पढ़ ली, एक बार वापस उद्दा पे चलते हैं। तो वो थोड़ा एक लाइन और है उद्दा के बारे में, वो मैं आपको अब याद करवा देता हूँ। उद्दा की पहले की कहानी जो थी और अब की कहानी। उद्दा ने अपने पिता कुंभा को मारा था। कुंभा को मारने के कारण उद्दा को मेवाड़ का पितृहंता कहा जाता है। मेवाड़ का पितृहंता, पिता को मारने वाला, पिता की हत्या करने वाला पितृहंता कहलाता है। पढ़ लिया सारा का सारा। आशा करता हूं आपको मेरी ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस को सब्सक्राइब करें। अगर बेल आइकन के बटन को प्रेस करती हो तो आने वाले समय के अंदर महत्वपूर्ण क्लासों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और आप क्लास लेते रहें। तो धन्यवाद साथियों, मैं आपका साथी संजय रतिवाड़।